हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकेज। माय नेम इज प्रशांत पाठक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि आपके अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टर्म्स इजीली समझ में आ जाती हैं तो आपको एंटायर अकाउंट जर्नी में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला वाला हमारा टर्म आता है एंटिटी। भाई एंटिटी कुछ नहीं है, आप सिंपली समझ लिए कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, राइट। अब जैसे आपने मुकेश का नाम सुना है, मुकेश भाई, मुकेश, मुकेश की कहानी वाला मुकेश नहीं, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी किस कंपनी को ओन करता है? रिलायंस लिमिटेड को। तो रिलायंस लिमिटेड क्या हो गया? एक बिजनेस एंटिटी। दूसरा, आपने सुनील भारती मित्तल का नाम सुना है? नहीं सुना है तो वो एयरटेल को ओन करते हैं, राइट। आपने राधा कृष्ण दमानी का नाम सुना है? वो ओन करते हैं आपका डी मार्ट, राइट। तो डी मार्ट का आपने सभी ने नाम सुना है। तो इस तरीके से ये क्या हो गए? ये हो गए बिजनेस ओनर्स और ये हो गए बिजनेस एंटिटी। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो वी कीप इन आवर माइंड बिजनेस एंटिटी, नॉट द बिजनेस ओनर्स, राइट। तो हम बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करते हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। और यहां पे पहला टर्म आपका मैंने डिस्कस किया है, बिजनेस यूनिट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो याद रखना, मुकेश अलग है और मुकेश की कंपनी अलग है, रिलायंस लिमिटेड अलग है, राम अलग है और राम ट्रेडर्स अलग है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। फिर आगे देखते हैं, आगे आता है आपकी जिंदगी में बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो भाई, कोई भी बिजनेस, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? भाई आपने कोई सामान खरीदा शॉप पर जाकर, तो आपने क्या करा? कुछ अमाउंट उसको पे किया, उसने फ्री में तो नहीं दे दिया। तो ये हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीट किया, एक टीचर ने कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया, तो वो क्या चार्ज कर रहे हैं? दोनों फीस चार्ज कर रहे हैं। तो ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेयर एज अगर डॉक्टर अपने ही बच्चे का ट्रीटमेंट करता है या वो कोई ऑर्फनेज में जाके अपनी फ्री सर्विसेज देता है फॉर अ डे, फॉर सोशल कंसर्न्स, राइट, सोशल वेलफेयर के लिए, तो वो हो गया आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? जो कि हम अकाउंटिंग टर्म में जो उसकी वैल्यू हम असाइन कर पाए इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो होता है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे गुड्स को आपने खरीदा, आपने मशीन परचेज करी, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, आपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाला, तो ये सब हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये होते हैं आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो राइट, तो यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके एक तरह से पॉइंटर्स होंगे, राइट, आपके कीवर्ड्स होंगे जो कि आपको मेंशन करने चाहिए, राइट। इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ मनी और वैल्यू। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर 5,000। तो इसमें दो चीजें, आप जब गुड्स खरीदते हो तो आपके पास गुड्स भी आता है और आपके पास से कैश चला जाता है। और अगर कैश नहीं जाता है तो वो क्रेडिट पे आप या तो उसको परचेज कर रहे हो, मतलब आप पेमेंट को डिले कर रहे हो। तो देखो, गुड्स आपने खरीदा तो ये एक वन फेज हो गया, और उसके उसके बदले में आपने कैश पे किया, वो दूसरी। इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम में दो फेजेस ऑफ ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। या तो आप कैश दोगे या फिर नहीं दोगे, राइट। अब आगे आते हैं हम अगले पॉइंट पर, कैपिटल। भाई कैपिटल क्या होता है कि कोई भी बिजनेस में अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब आपको जॉब करने का मन नहीं है, आपको लगता है यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई भी, लेकिन भाई बिजनेस बिना पैसों के स्टार्ट नहीं होता, उसके लिए चाहिए फंड्स। तो कहां से लोगे? पहले आप पापा से लोगे। तो जो भी पैसा आप घर से लेकर आ रहे हो बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो वो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, राइट। हाँ, अब आप वो डुबा दोगे तो पापा फिर से देंगे नहीं, लेकिन अगर आपने उसको ग्रो कर दिया तो पापा बोलेंगे यार मेरा भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, और जो भी प्रॉफिट आएगा हम लोग शेयर करेंगे, राइट। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है बाय द ओनर इन द बिजनेस, तो आप किसी बिजनेस के ओनर हैं और आपने उसमें पैसा लगाया है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल, राइट। और
इसका एग्जांपल देख लीजिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज, या फिर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप अपने ही बिजनेस में कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, राइट। तो कैपिटल टेक्निकली आपको ये बोलना है कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है बाय द ओनर्स इन द बिजनेस, ठीक है। और जो भी आपका हाउस होल्ड प्रॉपर्टी आप बिजनेस के अंदर लेकर आ जाते हो, उसको बोलते हैं कैपिटल। जैसे कि आपके घर पे कंप्यूटर रखा है, आप उसको बिजनेस में ले आए, वो हो गया कैपिटल। आपके घर पे फर्नीचर है, आप उसको बिजनेस में ले आए, वो कैपिटल है। आपके पापा से आपने बोला कैश चाहिए, उन्होंने आपको दे दिया, वो आप बिजनेस में ले आए, तो एसेट है, राइट। तो आई मीन कैपिटल है। तो वॉट एवर यू ब्रिंग फ्रॉम योर होम टू योर बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अगला टर्म देखते हैं भाई, ड्रॉइंग्स। अभी मैंने क्या बोला कि जो भी आप एसेट्स, गुड्स या फिर कैश घर से बिजनेस में लाते हो, उसे बोलते हैं कैपिटल। उसका वाइस वर्सा, उसका जस्ट अपोजिट कर दो आप, कि जो भी गुड्स या कैश या फिर एसेट बिजनेस से घर ले जाते हो, उसे बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स। तो मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो आपने कोई भी कैश पर्सनल यूज में लिया है, तो उसे हम कोई एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते, हम सिंपल उसको बोलते हैं कि भाई ये आपका कैपिटल का रिडक्शन है, इसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स, राइट। तो जब आप कोई भी पैसा घर से बिजनेस में ला रहे हो कैपिटल, उसका उल्टा कर दो, बिजनेस से घर ले जा रहे हो तो ड्रॉइंग्स। एक और एग्जांपल समझाता हूं। आपका और मेरा अगर हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो हमारा होता है सेविंग बैंक अकाउंट, और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा अकाउंट ओपन होता है करंट अकाउंट। तो बिजनेस के अकाउंट को बोलते हैं हम करंट अकाउंट, और जो पर्सनल अकाउंट होता है उसको बोलते हैं हम सेविंग अकाउंट। तो अगर सेविंग अकाउंट से पैसा गया करंट अकाउंट में, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। वेयर एज करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसा आया, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। सो सिंपल। तो यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल एज वेल, जस्ट टू मेक गिव एग्जाम्पल, राइट। अब देखते हैं अगला पॉइंट आपका, लाइबिलिटीज क्या होती है। तो भाई लाइबिलिटी होता है कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो आपको फ्यूचर में पे करना है। आपने या तो कोई गुड्स खरीदा है या सर्विसेज ली है, उसके बदले में आपने पैसा नहीं दिया है, उसका फ्यूचर में आप पेमेंट करेंगे, या फिर बैंक से लोन लिया है, उसको रीपेमेंट आपको बाद में करना है, तो इसको बोलते हैं सर हम लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, क्या है वो, आपको पे करना है, वो आपकी हुई लाइबिलिटी। आपने बैंक से लोन लिया, आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज योर लाइबिलिटी, राइट। तो ये एग्जांपल है। इसमें लाइबिलिटी को हमने दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, एक आपकी करंट लाइबिलिटी और एक आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी होती है जो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर आपको पे बैक करनी होती है। जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस यू हैव टू पे विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। जैसे क्रेडिटर का पेमेंट आपको विद इन 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, व्हाटएवर वो आपको पीरियड असाइन करता है, उसी में आपको देना होता है। एंड दैट विल बी स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट वेरेवर यू विल बी वर्किंग और डीलिंग विथ। नेक्स्ट आता है बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर्स जो होता है आपका, राइट, तो क्रेडिटर ही आपको एक बिल असाइन, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, वो जनरेट करके देता है, राइट। उस पर आप एक्सेप्टेंस देते हैं बाय साइनिंग। तो टेक्निकली उस बिल पे आपको पेमेंट करनी है, उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल। सेम जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था लेकिन पे नहीं करा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको 1 या 2 महीने का टाइम मिल जाता है, उसके बाद घर आते हैं, बिजली काटते हैं और आपको बोलते हैं बेटा उजाला चाहिए तो पैसा भर दो, राइट। तो देखिए इसी तरह से हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, राइट, तो उसे हम बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। वेयर एज अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया है, तो मैंने अभी क्या बोला कि विद इन 12 मंथ्स जो आपको फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे करने हैं, दैट इज कॉल्ड योर करंट लाइबिलिटी। तो अगर बैंक से आपने लोन लिया 9 मंथ्स के लिए, करंट लाइबिलिटी।
बैंक से आपने लोन लिया 12 मंथ्स के लिए, करंट लायबिलिटी, 13 मंथ्स के लिए नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? अब देखते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है। नॉन करंट लायबिलिटी होता है भाई, अगर आपने बैंक से कोई भी लोन लिया है या कोई भी आपका ऐसा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में पे बैक करना है, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। जनरली 1 अकाउंटिंग ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो देखिए, आपने बैंक लोन अगर 2 साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए लिया, मोर देन 12 मंथ्स लिया है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म बैंक लोन एंड यू हैव टू पे बैक इन लॉन्ग टर्म, हेंस इट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स क्या होते हैं? जनरली ये डिबेंचर सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है, और विद सर्टेन केसेस अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल होती तो प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, लेकिन प्रोपराइटर फर्म नहीं कर सकती। बस फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम फंड रेज कर सकते हैं, बीइंग अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। दैट्स इट। फिर से बताया, प्राइवेट कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, पब्लिक कंपनी को अलाउ होता है, राइट? अब आते हैं अगले में, एसेट्स क्या होता है भाई? एसेट्स टेक्निकली आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। कोई भी एक्सपेंडिचर आपने ऐसा किया जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलना है। सर समझ नहीं आया? देखिए, अगर आपने फर्नीचर खरीदा, आपके घर का फर्नीचर देखिए, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जिस सोफे पे आप बैठे हैं, उसको इमेजिन करिए, क्या ये 5 साल पुराना है? हाँ सर, ये 5 साल पुराना है। आपने पे कब किया था? जब इसको खरीदा था, और आप यूज आज तक कर रहे हो, ये आपकी एसेट है। लेकिन आपको आपका ब्रॉडबैंड का बिल दिख रहा है, ये आपको इसी महीने पे करना है जिस महीने आप यूज करोगे, इसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो राइट, तो एसेट जनरली हम बनाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, और रेवेन्यू एक्सपेंस से हम बनाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस करते हैं जो जनरली उनके लिए करते हैं जो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस होते हैं। तो हम एसेट्स पे आते हैं, तो एसेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है सर, जो भी एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, उसे बोलते हैं हम करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं? सर ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कैश है, वो सबसे ज्यादा वो आपकी करंट एसेट्स ही है। डेटर, जिनसे आपको पैसा लेना है लेकिन 3 महीने 4 महीने में मिल जाएगा, मतलब विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर आप इनसे पैसा ले लोगे, तो दैट इज कॉल्ड, यू विल कन्वर्ट दैट डेटर इनटू कैश। स्टॉक, आपके पास जो गुड्स है जिसको आप बिजनेस करते हो, पिछले साल का अनसोल्ड पड़ा हुआ है, उसको आप सेल कर दोगे विद इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, उसी को बोलते हैं हम करंट एसेट्स। इसी तरह से आपका जैसे कि कोई प्रीपेड एक्सपेंस है ना, तो जनरली आप 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का कोई एक्सपेंस आपने पे कर दिया पहले से, उसका बेनिफिट आपको उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में मिल जाएगा, राइट? तो देखा जाए तो 1 ईयर में जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा उसे कहते हैं हम करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। बिल्डिंग आपने खरीदी, तो क्या अगले साल बेच दोगे? नहीं सर, कम से कम 30-40 साल चलाएंगे उसको, या लगा एप्रिसिएशन तो हम सेल करेंगे, लेकिन पर्पस उसको सेल करना नहीं है। पर्पस हमारा बिल्डिंग को सेल करना नहीं होता। मशीनरी, फर्नीचर आप खरीदते हो, ये सब आपकी नॉन करंट एसेट्स है। तो सिंपल, करंट एसेट कौन सी होती है सर? जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। और नॉन करंट एसेट्स वो होती है इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलता है, हम पे आज करते हैं, बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। नेक्स्ट है आपका इनकम। इनकम क्या होता है? जो आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से आप जो रेवेन्यू जनरेट करते हो, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो आप जो भी मर्चेंडाइज में आप डील करते हो, गुड्स आप बेचते हो, उसको आप सेल करोगे तो आपको मिलेगी इनकम, राइट? अब जनरली आप देखोगे कि आपने अपने बिजनेस को भी रेंट पे चढ़ाया हुआ है, बिजनेस के प्रॉपर्टी को, तो उससे आपको एक रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज योर इनकम। तो इनकम क्या होती है? जो भी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में हमें रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इनकम। फॉर एग्जाम्पल, कमीशन रिसीव्ड, राइट? डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, राइट? ये सब आपकी इनकम्स हैं सर, राइट? सेल ऑफ गुड्स, ये सब आपकी इनकम्स है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट।
अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है। सिंपल सा एग्जांपल, आपने अगर कोई भी गुड्स खरीदा जिसका आप बिजनेस करते हो, अगर आपने उसको 100 रुपए में खरीदा था और अगर आप उसको सेल कर देते हो 120 रुपीज में, तो आपका जो प्रॉफिट होता है दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज। तो रेवेन्यू मतलब इनकम जो भी आपने जनरेट किया, एक्सपेंस उसको खरीदने में या उसको सेलेबल बनाने के लिए जो भी एक्सपेंस किए, और जो डिफरेंस है दैट इज योर प्रॉफिट। क्या हो अगर आपने इनकम तो करी 120 और उसको खरीदने में एक्सपेंस कर दिया, है ना। मैं डाल देता हूं, अगर 120 में आपकी रेवेन्यू होती है लेकिन आपने उसको सेल कर दिया, खरीदा था उसको 160 में, आपने उसको सेल किया 120 में और आपने उसको खरीदा था, एक्सपेंस किया था खरीदने में 160, तो आपका जो डिफरेंस आ रहा दैट इज 40 इन नेगेटिव। तो ये है हमारा लॉस। तो ये देख लेते हैं लॉस के बारे में लिखा है। भाई लॉस क्या होता है जनरली, हमारा जो भी हमारे एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, वो होता है हमारा लॉस। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, ये होता है हमारा लॉस। गेन क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम नॉन रूटीन एक्टिविटीज। देखो फिर से बताता हूं, प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है। प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है। भाई प्रॉफिट क्या होता है, जो आप डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी करते हो, उसमें आप गुड्स खरीदते हो और उसको सेल करते हो, उसका जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, राइट। लेकिन आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, क्या आप इनको बार बार बेचते हो? नहीं, आप कभी कभी बेचते हो। तो नॉन रूटीन बिजनेस एक्टिविटी से जो आपको प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड गेन। आप इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम अकाउंटिंग में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट। लॉस की अगर हम बात करें तो आपको अभी मैंने समझा दिया कि लॉस क्या होता है। अगर आपने कोई रेवेन्यू जनरेट किया है, एक्सपेंस उससे ज्यादा हो गया है, राइट। आपने वो डायलॉग सुना होगा, 30 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, तो ये 35 लाख का रुपीज का ये 35 लाख का लॉस कैसे हो गया। तो ये इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो उस पर अगर हमें कोई लॉस हो गया है तो उसे ही हम जनरली लॉस कहते हैं।